अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत। नाज़रीन, आज का जो दिन है वो हमने मखसूस किया है पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को सामने रखते हुए, क्योंकि गुजरे चंद अगर मैं दिनों पहले की बात करता हूं तो आईएमएफ की एक स्पेशल टीम जो थी वो पाकिस्तान के दौरे पे थी। और वो कोई एक आध दिन का दौरा नहीं था, दौरा जो था उनका काफी दिनों का रहा। और उस दौरे के दौरान में पाकिस्तान के जो हालिया पेश होने वाला बजट जो है 2026-2027 से है, उसके लिए गुफ्तगू चल रही थी। अगर हम मैं बात करता हूं आईएमएफ की जानब से जो शराइत की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिकली पाकिस्तान के लिए कड़ी से कड़ी शराइत जो है वो रोज बरोज जो है वो हमें सुनाई देती हैं और वो उनको पेश भी करते हैं। और उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है वो उस पर अपना अमनो अन उसको कबूल भी करती है और उस पर एक्ट अपॉन करने की भी पूरी कोशिश कर रही होती है। लेकिन उसके बाद असल प्रॉब्लम जहां पर आता है वो ये है कि अवाम की दाद रसी कौन करेगा। अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर हम अवाम की दाद रसी की तरफ देखते हैं तो फिर हुकूमत चलाने के लिए या सल्तनत चलाने के लिए, इस रियासत को चलाने के लिए पैसों की भी अशद जरूरत होती है। और अगर हम किसी तरह से रिकवरी ना कर पाए या हम लोग रेवेन्यू जनरेट ना कर सकें तो अखराजात की मद में और आमदनी के जो मद में जो पैसे आ रहे होते हैं उन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस इतना ज्यादा हो चुका होगा कि यकीनी तौर पे हम किसी तरह से भी अपनी किसी भी चीज को रोक नहीं सकेंगे, संभाल नहीं सकेंगे। अगर मैं अब की बात करता हूं, ईयर 2026-27 की बात करता हूं, तो अभी तो बजट आने में कम से कम 2 दिन मौजूद हैं, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि 10 तारीख को जो है ना बजट जो पेश कर दिया जाएगा। लेकिन उस दौरान में पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो पार्टीज थी, खासतौर पर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की अगर बात करता हूं, तो दोनों पार्टीज के दरमियान में जो एक इत्तेफाक ये तय पाया था कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है उसके बाद चीजों को देखा जाएगा। या कुछ हमारे यारान मन है वो इस बात के ऊपर बजिद है कि पीपल्स पार्टी की जानब से ये कहा गया कि जी हमें आप गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो हमारे पास होगी और उसके बाद आप जो जो कहेंगे हम आपकी तमाम शराइत को मानने को तैयार हैं। एक जानब तो ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी है उसने हमेशा अवाम दोस्त बजट जो है उसने पेश किया, लेकिन दूसरी जानब हम देख रहे हैं तो उसी अवाम दोस्त लेगेसी को लेकर चलने वाली पीपल्स पार्टी की जानब से जब इस किस्म की गुफ्तगू हम सुनते हैं जिसके अंदर हमें बारहा इस बात का इंदिया दिया जाता है कि आने वाला बजट जो है वो फौरन से पहले पास भी हो जाएगा, लेकिन जेब दास्तां की खातर जो है चंद चीजों के ऊपर पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो उठाया जाएगा और कुछ चीजों के ऊपर जो है इतराज भी किया जाएगा, कुछ चीजों को रेक्टिफाई भी करवाया जाएगा। लेकिन आखिर में क्या होगा वो सबके सामने, और वो पॉइंट यही होगा कि अवाम जो है वो एक दफा फिर कुंद छुरी से जिबा होगी। अगर हम बात करते हैं इस पूरे बजट, आने वाले बजट की बात करते हैं, तो अभी तक एक्चुअल जो बजट है या उसकी जो चीजें जो है वो तो अभी फ्रंट पे नहीं आ रही। लेकिन आईएमएफ की जानब से मुसलसल जो एक बात कही जा रही थी कि अपने रेवेन्यू जनरेट किया जाए, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिससे कि पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, मासवाए बिजली के बिलों से, पेट्रोलियम मसनूआत से, गैसेस से या टैक्सेस से। तो अब दूसरी बात यह है कि अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि हमारी जो है वो बैरून ममालिक में जो बसने वाले लोग हैं जो कि रेमिटेंस की मद में पाकिस्तान में पैसे भिजवा रहे हैं, वो तकरीबन 4.2 जो है वो बिलियन, ये तकरीबन 42 अरब रुपए के करीब, यानी कि वो 4.3 बिलियन जो है उनके पैसे आ चुके हैं। 3 मिलियन जो है वो 3 अरब जो है डॉलर, 4.2 अरब या 4.3 अरब वहां से आ चुके हैं। और उसके बाद बाकी देखते हैं तो 3 समथिंग जो है वो पाकिस्तान ने यहाँ पे टैक्सेशन से इकट्ठे कर लिए, तकरीबन 7 से 8 अरब रुपया जो या अरब डॉलर की अगर मैं बात करता हूँ। और जब इतने पैसे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन दूसरी चैनल पर हम देखते हैं तो पाकिस्तान आईएमएफ से 1 अरब डॉलर का पैकेज बेल आउट लेने के लिए भी मिन्नतें कर रहा होता है और उनकी कड़ी से कड़ी शराइत को भी मान रहा होता है। इन चीजों पे अब डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अगर मैं देखता हूं तो पाकिस्तान के अंदर जो अदारा शुमारियात है पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई बतदरीज बढ़ती हुई गई। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 6.98% से बढ़ते 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 ये 11.66% तक चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी गवर्नमेंट जो थी वो किसी तरह से भी महंगाई पे काबू नहीं पा सक रही। और दूसरी जानब जहां पे अगर बात करते हैं पेट्रोलियम लेवी की बात करते हैं, जैसे 18वीं तरमीम के फौरन बाद अगर हम देखते हैं तो 18वीं तरमीम के तहत जो है जो सूबे जो है वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करते हैं, और लेकिन वफाक के पास वो पैसे नहीं जा रहे होते उस तरह जिस तरह की जाना चाहिए। लिहाजा वफाक के पास कमाई का एक ही तरीका रह जाता है, वो है आपका पेट्रोलियम लेवी या ये टैक्सेस जो है।
तो वो जितने बढ़ा चुके हैं, और उसके बाद हमने देखा भी है 2730 अरब जो है वो ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं, और उसका जो मुतवक्का है वो 4370 अरब जो है वो उन्होंने उसे इकट्ठे करने हैं, किससे? लेवी की मद में। और अगर उस हिसाब से देखते हैं तो पाकिस्तान का जो कर्जा था IMF से जो लिया हुआ था 2300 समथिंग अरब का कर्जा था, और पाकिस्तान जो है ऑलरेडी जो है 2700 समथिंग जो है वो कमा चुका है। तो बाकी 400 का जो डिफरेंस है वो किधर गया? और अभी तक हमने जो है उसको पैसे भी जो है हमने उसको पूरे वापस नहीं किए। अलबत्ता UAE को जो पैसे हमने वापस किए थे उसके जो है वो सऊदी अरब ने जो था वो पैसे हमारे अकाउंट में डाल दिए, तो लिहाजा हमने वो पैसे उनको भेजे, और उसके बाद जो भी चीजें हुई आपके सामने ही है। ये इन तमाम चीजों पे जो है डिस्कशन करनी है, और खासतौर पे कि जो आने वाले जो टैक्सेशन है इससे पाकिस्तान के अंदर क्या चीजें होंगी, पाकिस्तान की जो बैंकिंग सेक्टर है उस पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो क्या होगा, पाकिस्तान ने इंटरनली जो है वो कितना कर्जा उठाया और पाकिस्तान एक्सटर्नली कितना कर्जा उठाया, और आने वाले दिनों में इन कर्जे को कैसे पे ऑफ किया जा सकेगा। फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो वफाक की जानब से एक लॉकडाउन की सी जो कैफियत है वो उसे कारोबारी जो हमारी पॉइंट्स हैं या आप ये कह एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है, और उससे रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर क्या होगा। और अभी रिसेंटली जो है उन्होंने छोटे दुकानदारों के ऊपर 25,000 रुपया सालाना जो एक टैक्स जो है वो भी आयद कर दिया गया है, और वो टैक्स अब कौन देगा, कैसे देगा, किस तरह देगा, क्योंकि निकलना तो आम की जेबों में से ही। अगर एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत को अगर मैं बात करता हूं तो 260 रुपए से हम लेके उसको 425 और 430 रुपए के ऊपर ऑलमोस्ट ले गए। उसके बाद दोबारा बताइए उसको कम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उसकी कीमत जो है वो 300 तकरीबन ऑलमोस्ट 400 रुपए के करीब उसकी कीमत अभी भी है। तो ये पॉइंट जो है इसको भी हम चीजों को देखेंगे, और इन तमाम तर चीजों पर डिस्कस करने के लिए सबसे जो इस वक्त वीकेस्ट लिंक जो हमारे पास होगा हमारे इस प्रोग्राम के अंदर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, मतलब कि हुकूमती जमात होगी, और वो तमाम तर आज जो बर्निंग क्वेश्चंस होंगे वो मुर्तजा भट्टी साहब जो है उनका जवाब देंगे। मुर्तजा भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में तशरीफ लेकर और इतने जो है वो सख्त मौजू के ऊपर आपने हामी भरी, अगरचे के हमारे बहुत सारे जो ओहदेदार हैं वो तो इस तरह अगर उनको इस चीज का बताया जाए कि हमने इस टॉपिक पे गुफ्तगू करनी है तो वो फौरन से पहले माजरत कर लेंगे, किसी न किसी बीमारी का बहाना कर लेंगे या किसी इंगेजमेंट का बहाना हो जाएगा। खैर एनीवेज, उनके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद अली साहब जो कि हमारे माशियात हैं, इसके अलावा बिजनेस एक्टिविटी को भी रन करते हैं। अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ लेगा। थोड़ी देर में जो है हमें जो है खालिद महमूद रसूल साहब जो है वो हमारे माशियात हैं, साहिब किताब हैं, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उस पर एक इंतहाई गहरी निगाह रखते हैं। वो थोड़ी देर में हमें जो है ना ऑडियो लाइन पे या वीडियो लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे, अवेलेबिलिटी के ऊपर है यानी कि टेलीफोन लाइन पे। खैर है, तो सर मैं अभी सबसे पहले जो प्रोग्राम का आगाज करता हूँ वो मैं बेसिकली मुस्लिम लीग नून से ही करता हूँ। भट्टी साहब, वजीर आजम की सिरे सदारत जो था वो एक कौमी इक्तसादी कौंसिल का एक अहम इजलास जो है वो आज हुआ, और जी और उसके साथ जो था वो हमें एक कौमी तरक्याती बजट की उन्होंने मंजूरी भी दे दी। तो सर ये बजट आप क्या समझ रहे हैं कि जो अब आप पेश करने जा रहे हैं ये आप ही ने बनाया है कि ये पीछे जो 15 दिन की एक्सरसाइज हुई थी IMF के पूरे वफद की, ये उनकी अपनी एफर्ट्स थी और हमने सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दुरानी साहब, ये हमारा मुल्क है 25 करोड़ अवाम का, और इसको गवर्नमेंट ने लेके चलना होता है। ये जो बजट आ रहा है सर, मैं ये सर इंट्रोड्यूस करवा दूं। सर खालिद रसूल साहब ने जो है ना हमें टेलीफोन लाइन पे भी ज्वाइन कर लिया। खालिद साहब आपको सर मैं प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। सर मुर्तजा भट्टी साहब से मैंने एक क्वेश्चन किया है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं। सर जैसे ही अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं सर मैं फिर आपकी तरफ भी आता हूँ। जी सर। जी, तो आज जो अजलास हुआ उसमें यह तय पाया गया कि पंजाब को हम सबसे कम देते हैं, यानी 749 अरब पंजाब के लिए और 706 अरब सिंध के लिए, 455 अरब KP के लिए, और बलोचिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 308, इसकी कटौती नहीं होगी, 308 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं इनकी खुशहाली के लिए, इनकी तरक्की के लिए। अब जो IMF की आप बात कर रहे हैं, जी जी, अगर एक कंपनी एक कोई बंदा हमें वो कर्जा देता है, IMF हमें कर्जा देती है, तो उसने अपने मामला तय करने होते हैं, उसने बताना होता है कि आप किस तरह इकट्ठा करके हमें दें। तो ये भी उसी ने बताना है, वो बात सुने, अगर वो हमें सजेशन देती है तो उसकी सजेशन लेने में हर्ज कोई नहीं, लेकिन
जो हमारे मुआशियात के माहिरीन हैं वो तय करते हैं कि मुल्क जो आने वाला साल है किस क्राइसिस में जा रहा है और किन हालात में गुजरेगा, वो सारी चीजें तय करके ये बजट आएगा और इंशाल्लाह ये खुशहाली का बजट होगा, अवाम खुशहाली का, अवाम दोस्त बजट होगा। ये चलें, आपका ये पॉइंट आ गया अवाम दोस्त इसके सब, क्योंकि ये तो मैंने हमेशा देखा है कि जगलरी होती है इस नंबर्स की और जादूगरी होती है और हर दफा हमें यही बताया जाता है, लेकिन अगर थोड़ी सी कहीं से रिलीफ मिल भी रहा होता है तो फौरन थोड़ी देर बाद जो है ना कोई ना कोई एक ज़िमनी बजट जो होता है वो हमें मिल जाता है, जिसके बाद जो है हमारी रही सही कसर जो है वो भी पूरी हो जाती है। अली साहब, आप भी जरा छोटा सा एक आपका पॉइंट इसके ऊपर, फिर मैं खालिद साहब की तरफ से। सर, यही जो बजट की बात हो रही है और ये कह रहे हैं कि जी बड़ा अवाम दोस्त बजट होगा और अगर IMF ने हमें पैसे दिए हैं तो वो हमें बताएगा भी कि जी हमने पैसे वापस कैसे करने। तो सर मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी, क्योंकि पैसे मैंने यूटिलाइज करने हैं, मैंने मुल्क मेरा है, घर मेरा है, अब मुझे जिस जरूरत के लिए चाहिए मैंने वो चाहिए, तो आपको कैसे पता होगा कि मैं वो किस तरह रेवेन्यू जनरेट करके आपको दे सकूं? मैं इस पे ये कमेंट करूंगा कि अगर ये अवाम दोस्त बजट था तो जिस अपनी इसकी जो डेट थी, जिस टाइम पे बजट पेश होना था, उस टाइम क्यों नहीं किया गया वो? हाँ, सिर्फ एक इस सवाल का, मेरा कोई भी इस बंदे ये इस सवाल का जवाब दे दे, हम मुतमईन हो जाएंगे। ये इस बजट के अंदर जितनी अवाम के साथ ज्यादती होनी है, ये आप 12 तारीख को इंशाल्लाह जब सुबह होगी आपके सामने, जब बजट पेश होगा तो सारी चीजें आपके सामने खुल के सामने आ जाएंगी। 17,000 अरब का IMF ने आपको टारगेट दे दिया, 2200 अरब के आप पिछले 2 साल के FBR की जो कलेक्शन है उसके शॉर्टफॉल में जा रहे हैं। सूबे आपके जो है उनके पास, उनको समझ ही नहीं है कि हमने पैसे कहाँ पे खर्च करने हैं, उनके पास इजाफी पैसे हैं। हुकूमत आपकी जो है तरलों पे आई हुई सूबों में आके कुछ हमारा जो है वो बजट के अंदर सारा कमी के लिए हमारे साथ कुछ ताउन करें, कटौतियां करें, और उसके लिए हम गिलगित बल्तिस्तान की जो है वो इलेक्शन का इंतजार करें कि उसके नताइज के सारा लिंक है। मेरा जितना मेरा एक्सपीरियंस है, IMF के जो नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद होते हैं उनको सुबह उठते साथ उनकी सबसे पहली एक्टिविटी होती है यहाँ के अखबार पढ़ना, और जितना मुझे पता है कि जो उर्दू के अखबार होते हैं वो भी उनको जो है इंग्लिश में उनकी ट्रांसलेशन मिलती है। तो आप ये सोचें एज ए पाकिस्तानी सिटीजन मेरे लिए कितनी एम्बैरेसमेंट की बात है कि जिस मुल्क से उन्होंने इतने पैसे लेने हैं, जिधर उनका इतना बड़ा स्टेक है, उधर की जो पॉलिटिकल सर्कस है वो देख के कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। हम बजट को छोड़ के पहले इस पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट से तो हम आजाद हो जाएं कि यार कि एक आपने एक 25 करोड़ अवाम का बजट लेकर आना है और वो आपने इस वजह से रोका हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का कोई नताइज निकल आए और उसके बाद फिर हम देखेंगे हमने क्या पे मुकम्मल करना। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। खालिद साहब, सबसे पहले सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूं सर। दूसरी बात सर ये थी कि अभी आपने दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुनी है, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्जन भी सुना, और जो है अली साहब है, क्योंकि वो एक बिजनेस एंटिटी को भी चलाते हैं और माशियात के ऊपर नजर भी रखते हैं, तो सर आप कैसे देखते हैं आने वाले बजट को? उसके बाद में डिटेल में हम बाद में आते हैं सर नीचे। देखो, मैंने तो इस संडे को भी और उससे पहले भी एक कॉलम भी लिखा इस पे। ये बजट उसी तरह का होगा जिससे पिछले 5 बजट हुए जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ठीक है, और हमारे वजीर खजाना का ये तीसरा बजट है। उसी तरह का एक बजट होगा। अब इस बजट की जो पिछले की और इसकी खसूसियात है उसमें यह है कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 20-30 सालों से हमारी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम डिटीरियरेशन आई है। ठीक है, उसकी वजह से मुल्क जो है वो कंटिन्यूसली एक डेट ट्रैप में फंसता गया है, और हर आने वाली हुकूमत और हर आने वाले साल में हमारे डेट्स भी बढ़े हैं, हमारे डेफिसिट बढ़े हैं, वो भले फिस्कल डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, तो हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इसी तरह चले हैं। अब ये कि पिछले 3 साल से IMF का जो प्रोग्राम है उसमें स्टेबलाइजेशन के नाम पे हमने जो करना था उसमें चंद एक चीजें अच्छी पॉजिटिव हैं कि आपकी रुपी डॉलर वैल्यू जो है ना वो जरा स्टेबल है। अच्छा, उसकी वजह से इन्फ्लेशन के नंबर जो है ना वो आपके कदरे स्टेबल हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर चंद एक डेफिनेटली स्टेबल हैं जो हुकूमत कह रही है हमने इस्तेहकाम लेके आए। बट अनफॉर्चुनेटली इस्तेहकाम के नीचे अभी जो कल आपका इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होगा तो उसमें ये फिगर सारे के सारे आ रहे हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसकी जो ग्रोथ है वो बड़ी मुश्किल से 3.5% है, आपकी ज़राअत की जो ग्रोथ है वो 2.5% के करीब है। अच्छा, इसी तरह आपकी जो एक्सपोर्ट्स है वो कम हुई है, आपका ट्रेड डेफिसिट दोबारा बढ़ गया है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि ये सारी वो चीजें हैं कि जब इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, 2.5% जो मुल्क की आबादी बढ़ रही है और उसकी GDP ग्रोथ ही बड़ी मुश्किल से अगर 2.5-3% या 3.25% है, तो उसने क्या ग्रो करना? और पिछले कई सालों से हम इसी ट्रैक पे फंसे हुए हैं। तो बात यह है कि जब तक हम अपनी इकोनॉमिक मैनेजमेंट में अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, एग्रीकल्चर को और वैल्यू एडिशन को सामने रख के प्रोडक्टिविटी ग्रोथ नहीं लेके आएंगे, तो ये बाकी जो सिर्फ स्टेबलाइजेशन है इससे आम बंदा उसकी बड़ी हैवी प्राइस पे कर रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली कल वाले बजट में भी डर यही लग रहा है। ठीक हो सर, आपका पॉइंट आ गया सर।
तो आप तो सर बड़ी जो आपने बात की है, बेसिकली आप अपने फियर का जो है वो आपने जो है वो हमें बताया है कि आपको ये फियर है। अच्छा भट्टी साहब, ये जो जिस अभी बात हुई है कि हम लोग मुसलसल कई सालों से जो डेफिसिट के अंदर जा रहे हैं, तो हमारे पास कहा यह जाता था कि ये, बल्कि कहा यह जाता है कि जो हमारा जो वजीर खजाना है या बेसिकली हमारी वजारत खजाना है, वो ब्रेन जो है उसके वो यानी कि ब्रेन ऑफ द पाकिस्तान अगर कह लें तो वो वहां पे मौजूद है, और वो इस किस्म की एक्टिविटीज या इस किस्म की जो प्रैक्टिस है वो उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। जो लेकिन हमें जो हम देखते हैं वो सारा का सारा पेपर के ऊपर तो बड़ा बाएं हाथ का खेल होता है, लेकिन एक्चुअल जो है वो चीजें नजर नहीं आ रही होती। तो आप क्या, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं, तो सर आने वाले ये जो बजट है आप क्या फोरकास्ट कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जो आवाम के लिए कुछ सस्ती भी होने जा रही हैं? अच्छा दुरानी साहब, इसमें जो जब बजट पेश किया जाता है, जैसे आप कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से ये ऐसे ही होता आ रहा है, कुछ काम अवाम के करने के भी होते हैं जो हम करते नहीं है, सारा हुकूमत पे डाल देते हैं। मसलन हमें पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, जितनी तेजी से हमारी आबादी बढ़ रही है, कभी इधर किसी ने गौर किया है कि इस पे भी कंट्रोल किया जा सके? हुकूमत सर पीट के रह गई है। अच्छा, दूसरे नंबर पे 250 यूनिवर्सिटियां हमारे मुल्क में। ये नून लीग को छोड़े, सरकारी और प्राइवेट सारी नून लीग को छोड़ दें या पीटीआई को छोड़ दें, पीपी को छोड़ दें, क्या कोई भी यूनिवर्सिटी हमें स्किल इंफॉर्मेशन दे रही है, स्किल की तालीम दे रही है? सिर्फ डिग्रियां बांटे जा रहे हैं। ये कुछ काम जो है वो मुल्क की खुशहाली के लिए, मुल्क की मुआशियत के लिए, मुल्क की मुआशी खुशहाली के लिए अवाम के करने के भी होते हैं। नहीं, ये तो हो गया बजट एक मजमुआ है जो तय करता है कि आगे पूरा साल हमने कैसे चलाना है इस मुल्क को। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ ऐसी शिक्स रखी गई है इसमें, जैसे कि अब तय पाया गया इजलास में कि 8.2 से ऊपर महंगाई नहीं जाएगी, इसको कंट्रोल करना है, हर हाल में करना है और इससे ऊपर नहीं जाएगी। ये बेसिकली आप जो आपकी शरह जो शरह महंगाई की बात जो आपकी ठीक है इन्फ्लेशन रेट है इस वक्त जो है वो 11.6 से ऊपर है। हाँ, लेकिन वो नीचे लेके आएंगे और इस बजट में ये खास चीज है कि इसको कंट्रोल करेंगे, 8.2 से ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा सर, क्या आपके पास प्लान क्या है, गवर्नमेंट के पास प्लान क्या है कि ये 8.2 पे यानी कि ऑलमोस्ट 12 से आप इसको 8 यानी कि सिंगल डिजिट के ऊपर लेके आएंगे, तो वो किस तरीके से लेके आएंगे? क्या पैसे की जो तरसील है या सर्कुलेशन है उसको रोकेंगे, या आप कारोबार को बढ़ाएंगे, लोगों की परचेज किस तरह करना चाहेंगे? कारोबार को भी बढ़ाएंगे और महसूलात अवाम से जो टैक्स है वो हम इकट्ठा करेंगे, जो इसमें बदनीति नहीं होगी, इसमें बोनाफाइडी होगी, मेलाफाइडी नहीं होगी इसमें किसी भी तरह की। चले, मैं आपका ये जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट मैं आगे लेके चलता हूं। मैं आता हूं अपना अली साहब के पास, क्योंकि ये टैक्स एक ऐसी कम्युनिटी से भी इनका ताल्लुक है जो कि अव्वल तो पहले कहते नहीं थे हमने टैक्स ही नहीं देना, तो अब कारोबारी हजरात सर कहते तो है, लेकिन अब सर टैक्स तो देना पड़ेगा। तो सर जरूर देना, दूसरी बात चलाने के लिए बिल्कुल देना पड़ेगा, जो भी इस मुल्क से मोहब्बत रखता है वो टैक्स देगा। अच्छा सर, दूसरी बात ये थी कि मैं अगर इसकी बात करता हूं तो हमें अभी जैसे ये हमारी गवर्नमेंट के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, इन्होंने कहा कि जी अवाम के भी करने की कुछ चीजें हैं। चलें सर, ये इन्होंने कहा कि जी आप अवाम जो अपनी आबादी नहीं कंट्रोल कर रही, लेकिन अगर आप देखते हैं तो इंडिया की आबादी जो है वो भी सबके सामने है, चाइना की आबादी भी सबसे ज्यादा है सबके सामने, और भारत तो खैर जो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली अपनी उस आबादी को यूटिलाइज करके चाइना जो है इस वक्त सबके हमारे सामने है। तो लेकिन वो गवर्नमेंट की उसके अंदर चीजें शामिल थी, लेकिन बेसिकली इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ज्यादा इसके ऊपर काम करना चाहिए। आप क्या कहते हैं सर इसके ऊपर? मैं तो अपने हर प्रोग्राम के अंदर ये बोलता रहा हूं कि 60% हमारी जो पॉपुलेशन है ये खुदा की बड़ी मतलब हमें बड़ी नेमत है कि ये सारी यूथ है, ठीक है, ये सारे यंगस्टर्स हैं, तो हमें इनको किसी ना किसी तरीके पे किसी राह पे लेकर जाना है। और मैं अपने लास्ट एक प्रोग्राम में बोला था कि आप, मेरी सजेशन है कि आप लोग गवर्नमेंट कुछ काम जिस तरह कह रहे हैं कुछ काम होते हैं आवाम करने वाले, जी जी बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर के करने वाले, इस तरह के काम जो होते हैं वो आमतौर पे हुकूमत ही करने वाले होते हैं, जहां पे आप इतनी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू कर रहे हैं, जहां पे आपने सीसीडी जैसे इदारे बना दिए हैं, जहां पे आपने कई ऐसे पेरा जैसे इदारे बना दिए जो एक खाली साइन बोर्ड के ऊपर आपकी दुकानें सील कर देते हैं, तो फिर आप इसके अंदर भी सख्ती कर सकते हैं। और मेरा अपना जाती ख्याल है कि आप इस सर आबादी में किस तरह सख्ती करें? क्या सर वो सीसीडी वाले तो मैं स्किल्स के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि हमारा जैसे ही कोई जवान कोई बच्ची को बच्चा जब 18 साल का होता है और वो आपका आईडी कार्ड अप्लाई करने जाता है, आपके पास एक पूरा वेस्ट से बनाया गया, जिस तरह आप IMF की मदद लेते हैं बाकी कामों में, आप वेस्ट सारा AI का दौर है, आप वो वेस्ट से मदद लेके वो आगे सब्सिडी तरीके से वो प्रोग्राम्स
वो स्किल्स आप आगे ट्रांसफर करें, और वो जो बच्चा आईडी कार्ड लेने जाए, जो अप्लाई करने जाए, उसके लिए वो पाबंद हो के वो एक 3 माह का गवर्नमेंट का सब्सिडाइज कोर्स करे, उसके बाद वो फिर उसको आईडी कार्ड इशू हो। कोई भी लाजमी नहीं वो आईटी का ही हो, लाजमी नहीं वो आईटी का ही आप हो। मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट का ये करने वाले काम, और सबसे तरीके से वेस्ट के जो स्किल्स है, जो वेस्ट जो पिछले 20 सालों से जिन पे काम कर रहा है, वो आप सब्सिडाइज तरीके से आपने अपने 18 साल के बच्चे को आप मुंतकिल करें। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया, आपकी ये पॉइंट आ गया। अच्छा, अपना खालिद साहब, ये तो चले चीजें हैं, लेकिन सर बात ये है कि जिस तरह अभी आपने भी बात की और इससे पहले भी हमारी जो दोनों दोस्त बैठे इन्होंने बात की कि जो एफबीआर है सर, वो तो पहले ही शॉर्टफॉल के ऊपर है, और उस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए जो था वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो था वो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो लेवी जी थी उसकी मिकदार इतनी बढ़ा दी कि वो 2700 अरब से ऊपर निकल गए, और एक्चुअल जो पैसे जो उन्होंने देने थे वो 2300 अरब रुपया था। तो ये अभी नेक्स्ट जो होने वाला है, तो शॉर्टफॉल तो अभी भी है सर हमारा अपना टैक्सेशन के ऊपर या पैसे इकट्ठे करने के ऊपर। तो अभी इतना बड़ा जो है उन्होंने दोबारा फिर उठा के हमें दे दिया है कि आपने इतने हजार जो है वो एफबीआर का 7000 जो है ना वो 22 अरब रुपए जो मुकर्रर कर दिया है। तो सर आप क्या समझते हैं किस तरह से सर ये इकट्ठा होगा पैसा, और क्या हम इसका कोई 20%, 30% शॉर्टफॉल पे जाएंगे, 15% पे जाएंगे, या इससे कम पे जाएंगे, या इससे ज्यादा पे जा सकते हैं? आप क्या फोर्सी कर रहे हैं सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, और ये सिर्फ इसी बजट से मखसूस नहीं है। पिछले जिस तरह इस हुकूमत के 5 बजट हैं, या पिछले 10-15 बजट भी निकाल लें, तो आपको यूं लगता है कि जैसे एक ही हेडलाइन, एक ही स्टोरी है जो रिपीट हो रही है हर साल। सही। तो इसमें जी 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो हार्डली तकरीबन 10-11%। जी बिल्कुल ऐसे ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट कह लें सर, अगर इसको सिंगल डिजिट कह लें तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी सर। जी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि फिर इसका जो टैक्स टू जीडीपी का स्ट्रक्चर है, इस पे अगर आप देखेंगे तो हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन कलेक्ट हो रही है वो ज्यादा है, और जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो बहुत कम है। अच्छा, उसका नतीजा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या होता है कि आप एक माचिस भी अगर ले रहे हैं तो उस पर भी टैक्स भरा जा रहा है। जी बिल्कुल। आप जूस ले रहे हो, दूध ले रहे हो, टायर ले रहे हो, हर चीज ले रहे हो। अब उसमें ये जो टैक्सेशन है जिसे हम कहते हैं कि ये जुडिशियस या इक्विटेबल टैक्सेशन नहीं है। एक बंदे के पास एसयूवी है, 2 करोड़ की उसके पास गाड़ी है, तो वो भी अगर माचिस खरीद रहा है तो वो उतना ही दे रहा है ना। बिल्कुल ऐसे। पास जो मतलब पीछे 4 डाले पीछे हैं और उसके साथ लाओ लश्कर साथ आ रहा है, उसका तो मतलब आप ना उसकी कंजम्पशन को देख रहे हो, ना उसकी वेल्थ को देख रहे हो, ना उसके ऊपर टैक्स देख रहे हो। अच्छा, फिर जब स्कैंडल सामने आते हैं तो पता चलता है कि जनाब करोड़ों रुपए का घपला हो गया, उसका कहीं को ट्रैक भी नहीं। कमिंग बैक तो मेरा मतलब ये है कि हमारे जो इसमें टैक्सेशन जीडीपी में, टैक्स टू जीडीपी के रेशियो में इनडायरेक्ट टैक्सेशन की रेशियो जो है ये बहुत ज्यादा है और डायरेक्ट टैक्सेशन की कम है। ये इस चीज की इंडिकेशन है कि हम अपना जो टैक्स बेस है उसको जुडिशियस और उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सके। अच्छा, ये हमारी एक नाअहली है, नाकामी है। उसमें इदारे के ऊपर भी सिर्फ इल्जाम देना काफी नहीं है, उसमें हम सारा समाज भी जिम्मेदार है कि हमारी अपना मिजाज भी इसी तरह का है कि हम रास्ते निकाल लेते हैं, मेल मिलाप करके जो है ना वो चले जाते हैं। सही। अच्छा, अब यह है कि हुकूमत के पास जो है ना एट द एंड ऑफ द डे चॉइसेस 2-3 बचते हैं। पहला जो सबसे बड़ा चॉइस है हुकूमत के पास कि अपने अखराजात और विफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों के अखराजात में कमी आनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसी भी दौर में किसी की तरजीह नहीं रही। दूसरे नंबर पे ये है कि जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे हो रहे हैं उनका इस्तेमाल कुछ इस अंदाज में और प्रोजेक्ट ऐसे डिवाइस होने चाहिए जो आपके प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को लेके आए, जो आपके एग्रीकल्चर को किक स्टार्ट करें, जो आपकी इंडस्ट्री को किक स्टार्ट करें, जो आपकी ट्रेड डेवलपमेंट की तरफ जाएं, जिस तरह मोहम्मद अली साहब ने कहा स्किल्स डेवलपमेंट, और इन चीजों के ऊपर जो है ना वो लेके आए। अब एक मुल्क जो कि हम एग्रीकल्चर कंट्री अपने आप को कहते हैं, लेकिन इस साल आप जो क्रॉप की जो ग्रोथ आ रही है वो हार्डली 2.5% है, जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ के बराबर। बिल्कुल ऐसे इक्वल है सर। बिल्कुल। तीसरे नंबर पे जो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि विफाकी और सूबाई हुकूमत लेवल के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स की तरजीहात हैं उसको तब्दीली की जरूरत है, लेकिन हम क्योंकि सियासी चढ़ावों के लिए और सियासी दिखावों के लिए सारा कुछ करते हैं तो उसमें अभी तक कुछ हो नहीं रहा। ठीक है। चौथे नंबर पे ये है कि हमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में सिर्फ बैलेंसिंग दी बुक की बजाय हमें इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है, ताकि इंडस्ट्रीज लगे, ट्रेड डेवलपमेंट हो, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़े, लोगों को रोजगार जो है ना वो मिले, हम वैल्यू एडेड की तरफ जाएं, हाई टेक की तरफ जाएं। तो हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो इंतहाई ऑब्सोल्यूट है, ठीक को हम तब्दील नहीं करना चाहते। हमने आसान हल यही पकड़ा हुआ है कि ना अपने खर्चे कम करने हैं, ना हमसे टैक्स बेस बढ़ रहा है। 60% के करीब हमारा अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी है, असल पैसा उसमें पड़ा हुआ है, वो रियल एस्टेट है, स्टॉक चेंज है, बाकी और बहुत सारे हैं। तो नतीजा ये है कि भाई पॉलिटिकल विल है नहीं,
पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से हमें हुकूमत तो करना ही करना है। ये आज ये हुकूमत है, कल को और आ जाए या पास में जैसे और रहे, तो मतलब है कि ये लाइनें यही रहेगी। एंड दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी कि अवाम जो है उनकी जिंदगी पहले से मुश्किल तर हो गई है। ठीक है, जो उमरा है उनको तो कोई मसला नहीं, कैप्चर का स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल कैप्चर। बिल्कुल ठीक। आप अभी सर जिस तरह भी आपने बिल्कुल अपने ये इसी मेरे क्वेश्चन के जवाब में जो आपने बात की थी, बिल्कुल स्टार्ट में आपने कहा था कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है हमारी ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट में 8 से 10 या 11 के दरमियान आप बात कर रहे हैं। लेकिन सर अगर मैं बात करता हूं कि जो नए टैक्सेशन गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर आज जो इन्होंने मंजूरी दे दी है, वो ये कहते हैं कि जीडीपी के 0.3% के बराबर आमदनी हासिल करने का इरादा रखते हैं। अब सर ये पॉइंट सर ये देखें, इस पे सर तो आपसे मुझे पॉइंट चाहिए होगा कि जीडीपी नए टैक्स इस्लाहात से, इकदामात से, इस्लाहात से वो जीडीपी के 0.3% के बराबर आमदनी हासिल करने का इरादा रखते हैं, और टैक्स छूट और मराहत में कमी से जीडीपी के 0.15% के मुसाफी इजाफी महसूलात हासिल होने की तवक्को है। सर ये पॉइंट जो है सर, इसको जरा थोड़ा एलैबोरेट करते हैं हमारी आवाम के लिए, ताकि वो भी समझ सके कि बेसिकली गवर्नमेंट हमारे साथ करने क्या जा रही है। सर देखो, उन्होंने बड़े आसान लफ्जों में आपको ये बताया है कि ये जो आप पे हमने बोझ डालना है ये कुछ भी नहीं है, ये इतना नेग्लिजिबल, इतना कम है कि 0 पॉइंट समथिंग में आता है, तो लिहाजा इस पे बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई फिक्र की बात लेकिन सर जो हमारी जीडीपी के बराबर हाँ, लेकिन सर जीडीपी का जो पूरा वॉल्यूम होगा उसका जब हम पूरा निकालेंगे परसों, तो हमें लग पता जाएगा ना सर। भाई बात ये है, आम बंदे को क्या जीडीपी से गरज है, कितनी जीडीपी है यार, और हमारी जीडीपी फॉर दैट मैटर है कितनी, क्या मतलब फ्यू $100 बिलियन, दैट्स इट। अच्छा, आम बंदे को उससे क्या गरज है, लेकिन आम बंदे को जिस खूबसूरती से इन्होंने बयान दिया है ना, उस पर उन्हें मेहनत आशीष कर उठाऊं और उनकी तारीफ और दाद बनती है कि उन्होंने इसकी पैकेजिंग इस तरह की है कि यार आपको कोई तकलीफ है ही नहीं। हाँ। ये तो 0.0 समथिंग है। हाँ। तो इस पे तो उनको दाद देनी चाहिए यार, ये मतलब इससे ज्यादा खूबसूरत बात क्या कह सकते हैं कि आपको तकलीफ सर, ये जो बिल्कुल सर, लेकिन ये बिल्कुल सर हमारे बहुत बारीक रेंज है, बिल्कुल बारीक रेंज है, इससे कोई तकलीफ नहीं होनी आपको। बिल्कुल सर। सर ये जो हमारे भाई बैठे मुर्तजा भट्टी साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे ख्याल है हम इनको मुबारकबाद देनी चाहिए। इतना नफीस और सलीस इन्होंने जो फिक्रा इस्तेमाल किया है अवाम को बरीक सी सुई लगाने के लिए, तो भट्टी साहब आपको मुबारक, आपकी गवर्नमेंट को मुबारक हो सर। नहीं, मुबारक की क्या बात है, ये मुल्क भी तो चलना है। अच्छा, मुल्क को छोड़ दे एक तरफ, हमारा मुल्क हालत जंग में अभी भी। अच्छा। आप देखते हैं कभी कहीं पे दहशतगर्दी होती है, कभी कहीं पे होती है, अफगानिस्तान हमारे सर पे है, इंडिया वाले हमारे सर पे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इन मसाइल में जो हुकूमत है वो अपना काम कर रही है, और इतने एहसन तरीके से काम कर रही है कि आपको क्राइसिस महसूस तक नहीं होने दे रही। ये पेट्रोल का इतना बड़ा महसूस तक नहीं होने दे रही, पेट्रोल का इतना बड़ा, खालिद रसूल साहब, पेट्रोल का इतना बड़ा बहरान था कि जो हमने इतने एहसन तरीके से उसका हल निकाला है कि किसी को महसूस नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। और अगर उसकी बढ़ाई की है, उसकी कीमत बढ़ाई है, तो आहिस्ता आहिस्ता कम भी हो रही है। चलो ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा एक जिमनी सवाल ले लें सर, जिमनी सवाल एक ले लें। वो सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास जो है ना वो 60 रोज का, 60 डेज का जो है ना हमारे पास वो रिजर्व है, यानी कि हमारे पास स्टोरेज टैंक्स हैं ऑयल के लिए, पेट्रोलियम के लिए 60 डेज के लिए। लेकिन हम जो इसको कर रहे हैं, हम इसको राइट नाउ जो है हम उसको 30 डेज के ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन फर्दर हम चाह रहे हैं कि हम इसको 90 डेज के ऊपर लेके जाएं। तो सर 600 अरब रुपया जो है एक्स्ट्रा जो है हम उसको 30 डेज के लिए, तो सर वो पैसा भी कहां से आएगा सर? सर आपको क्या कोई इल्हाम होगा नाउज़ुबिल्लाह के ये जंग कितनी देर रहनी है, कितनी देर वो अपनाए होंगे? सर हम पूरा, सर हमारी हुकूमत पूरा जोर तो लगा रही है। नहीं, आप बेसिकली ये चाहते हैं कि मुल्क में बहरान हो या शिद्दत अख्तियार कर जाए, लोग एक दूसरे के गले काटे, गैस ना मिले। अल्लाह का शुक्र अदा करे कि हमें तेल मिल रहा है, हमें गैस मिल रही है, ठीक है, और 128 अरब रुपया रिलीफ दिया अवाम को पेट्रोल की मद में। वो तो आईएमएफ ने पूछ भी लिया ना फौरन हमसे कि आपने क्यों दिया है। नहीं, वो तो हमने दे दिया, आईएमएफ को जवाब हमने देना है, लेकिन वाम को हम दे रहे हैं सब्सिडी। लेकिन सर आप ये देखिए, अगर ऐसी बात है ना, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं आईएमएफ से बात करूंगा क्योंकि हमने अवाम को रिलीफ देना है, तो यानी कि उनसे इजाजत लेके उन्हें रिलीफ देना था। जिससे हम कर्जा लेंगे तो क्या उसके हम जवाब देनी है कि हमने किस कब देनी है, चले कब नहीं देनी? चलें ठीक हो, ये आपका पॉइंट आ गया। अली साहब, आप एक तो इसको आप जो आपने रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं उसको कीजिएगा। दूसरी सर मेरा जो क्वेश्चन आपके साथ है सर, अभी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि और हम देखते भी हैं
मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको डायरेक्ट आप पे अटैक नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि हमारा टैक्स नेट जो है वो पाकिस्तान का बहुत थोड़ा है, और पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी ऐसी लोगों की है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड, जिसका अभी जिक्र जो है वो खालिद रसूल साहब ने भी की थी। इन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 60% जो है पैरेलल इकोनॉमी हमारी चल रही है, ग्रे एरियाज के अंदर हमारी इकोनॉमी 60% चल रही है। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये जो हमारे अभी जो रिसेंट जो एक छोटे दुकानदारों के ऊपर जिनका टर्नओवर जो है वो अपना 1 करोड़ की, ये 10 मिलियन का जो उन्होंने एक बनाया है, 20 करोड़ सालाना। हाँ जी 20 करोड़ 20 करोड़ सॉरी 20 करोड़ के ऊपर वो लेके आए हैं। तो वो अगर उस पे आता है तो 25,000 रुपया, या उसके अलावा जो छोटे दुकानदार है उनके ऊपर भी 25,000 रुपया पर जो सालाना जो टैक्स है, अगर हम उनकी मदद में देखते हैं तो सर वो पैसे भी तो मेरी जेब से ही निकलेंगे ना सर। उसको ऊपर आपके सर क्या कहते हैं कि वो क्या किस तरीके से हो सकता है, उसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है? जी, मैं दो मुख्तलिफ पहलू, पहले इनका कर लें, उसके बाद मेरा कर। उस पे आ जाए। हुकूमत नून लीग की जी हाइब्रिड निजाम, कोई चीज आपने मनवानी हो आप अदालतों में ले जाएं, आपको कोई रिलीफ नहीं है, फौरन आपको क्लीन चिट मिलती है गवर्नमेंट को। ठीक है। मुझे सर इस बात का जवाब दें कि हमारी खुद मुख्तारी इस हद तक है कि जब ईरानी जर्नलिस्ट यहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा क्लेम किया कि आप हमसे जो है 10 रुपए के हिसाब से जो है ये पेट्रोल जो है हमसे बॉर्डर पे लें, तो आया हमारी इतनी खुद मुख्तारी नहीं है कि जो पेट्रोल हम बलूचिस्तान के अवाम को दे रहे हैं 150 रुपए, 250 रुपए, वो हम पंजाब के अवाम को भी दे दें, वो हम सिंध के अवाम को भी दे दें, वो हम केपीके के अवाम को भी दे दें। आया बलूचिस्तान वाले इतने लाडले और पंजाब वाले इतने को हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने डॉलरों की हमारे ऊपर बारिश हो रही है, हमारे दरख्त नहीं लगे, हम 400 रुपए वाला पेट्रोल इस्तेमाल करें और वही 400 वाला नहीं सर 500 वाला करें ना सर। 480 पे अगर आप देखें ना कहां तक आप 450 पे आप चले गए, तो मतलब 500 का नोट टूट गया ना सर। 500 तो कहने का मकसद है कि जो चीज एक बंदा ऑन रिकॉर्ड हमें 10 रुपए को देने को तैयार है, और बलूचिस्तान से यहाँ पे आया कोई ऐसा कोई इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, ये हमारा को आपस का सूबाई बॉर्डर है। मतलब मेरा तो ख्याल है कि हम इसी मुल्क का हिस्सा वो बलूचिस्तान भी, तो अगर बलूचिस्तान के अंदर कोई चीज अगर एंटर हो सकती है 10, 12 रुपए, 15 रुपए या 20 रुपए, या लेट्स सपोज हम कहते हैं यार ये अंडर वैलिड बातें हैं, हम इसको 50 रुपए बोलते हैं, तो अगर आपके मुल्क के अंदर 50 रुपए एंटर हो सकती है तो आया वो बाकी 300 में। अली भाई देखिए, मैं अगर बुरा ना मनाए इसके ऊपर ना, मेरा भी इस पे कंसर्न है, सॉरी, इस पे मैं आपको एक दफा कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप अपना दूसरा पॉइंट कीजिएगा। सर देखें, जो ईरान जो है वो पाकिस्तान अभी उनसे डायरेक्ट कोई चीज परचेज नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो उस पर पाबंदी है उसके मुताबिक है। पहली बात तो सर ये देखें, पाकिस्तान एक लेकिन चाइना और इंडिया ले सकते हैं, चाइना इंडिया उसकी सर एक उनका सिनेरियो डिफरेंट है, ठीक है, पाकिस्तान का सिनेरियो डिफरेंट है, पहली बात। दूसरी बात सर, आप ये बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर वो जो जिस अभी खालिद साहब ने बात की, मैंने भी वही क्वेश्चन मैंने आप पे थ्रो किया है, जो अनडॉक्यूमेंटेड जो हमारी इकोनॉमी है, ये बेसिकली जिस पेट्रोलियम की मसनूआत की हम बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, अब वो अनडॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि उससे जो टैक्सेशन जो है वो हमारी गवर्नमेंट को हासिल नहीं होती। वो सिर्फ आप और मैं अगर वहां से लेंगे वही हम बेचेंगे, जो प्रॉफिट कमाएंगे वो आप और मेरे दरमियान में ही होगा, उससे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात सर, अभी रिसेंट की अगर मैं बात करता हूं तो अभी यहां पे जो मैंने देखा है, जो मेरी इतलात के मुताबिक जो है अभी ईरान से डायरेक्टली जो है वो वाया पाकिस्तान गवर्नमेंट के थ्रू LNG और पेट्रोलियम मसनूआत जो आनी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन वो प्रोसेस्ड के अंदर मौजूद है, लेकिन अभी वो उतनी बड़ी तादाद नहीं है जो कि होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान की चीजों को पूरा कर सके। हाँ, पाकिस्तान सर बेसिकली आपको भी पता है कि हम लोग हम नवाले पे लगे हुए हैं, स्पून फीडिंग पे लगे हुए हैं, सऊदी अरब हमें दे देता है, हम आंखें बंद करके मौला खुश रखे भाग लगे रहें, हम वो चीजों को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए सर ये थोड़ा सा इशू है, इस पे हम एक लंबी डिबेट बाद में करेंगे। सेकंड मेरा जो पॉइंट था दूसरा मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये अगर पूरी बजट के अंदर कुछ चीज मुझे पॉजिटिव फील हुई है सर, ऑल्दो मैं खुद भी ताजर हूं, लेकिन मुझे जो कुछ चीज अच्छी लगी है वो इन ताजर लोगों को, जो छोटे दुकानदार है, इनको टैक्स नेट पे लाना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो सैलरीड तबका है, जो लोग सर वो तो ऑलरेडी टैक्स दे देंगे, 38% जो टैक्स दे रहा है और उसकी कमर टूट गई है, वो तो किसी तरीके से नहीं है। मतलब मैं आगे एक प्रोग्राम में बोला था कि लिबर्टी चौक का एक छोटा सा पट्टेदार और एक कॉर्पोरेट टैक्स का जनरल मैनेजर, वो कॉर्पोरेट टैक्स का किसी इंडस्ट्री का जो जनरल मैनेजर है वो उससे कम पैसे कमाता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द टैक्स। तो मेरा ख्याल है कि ये सैलरीड लोगों के साथ ज्यादती है। आप उधर से लाजमी पैसे इकट्ठे करें, आप ये 25,000 की बजाय इसको 30,000 करें या 35,000 करें। कोई बंदा भी जिसका 20 करोड़ का टर्नओवर है ना वो ये 35,000 कैसी रकम है जो आगे पास ऑन की जाए, ना ये ऐसा कोई टैक्स है कि मेरा ख्याल है कि अपने लोगों को अपने दिल बड़े रखने चाहिए।
35 या 40,000 या 50,000 कोई ऐसा टैक्स नहीं किसी एक दुकानदार के लिए जो पास ऑन किया जाए। ठीक है, यहाँ पे मुझे सर अली भाई एक बात बताएं कि क्या आप इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जैसे ही जो रेशियोज जब हम जमा करवाएंगे, अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे, तो अगर मैं 20-25 करोड़ का भी कर रहा तो ऑटोमेटिकली वो 5 से 10 करोड़ पे नहीं चला जाएगा मेरा टर्नओवर? नहीं, ये तो अब इसके अंदर बड़े लूप होल हैं अभी। ये जब एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगर इस तरीके से तो हम जैसे लोग जो प्रॉपर टैक्स पे करते हैं, हाँ, और वो इसी लिमिटेशन के अंदर ट्रांजेक्शन, मैं तो आगे हिसाब करके मैं कहा फिर तो हम बेवकूफ हैं, हाँ, कि जो इतनी टैक्स रिटर्न भरते हैं। अगर 20 करोड़ की ट्रांजेक्शन करने के बाद आपने सिर्फ 25,000 देना है। लेकिन बात यह कि हम कहते हैं किसी न किसी तरीके से शुरू करें। आपने जब किसी को शिकंजे में लाना होता है या किसी होता है, पहले आप उसको कहते हैं, जब आपने चूहा मारना होता है तो आप पहले उसको बिल्कुल ठीक है। ये आगे 2-3 साल बाद आप बजट में देखेंगे कि ये 25 जब ये टैक्स नेट जब ये इसमें 15 से 20 लाख ताजे जब होगा तो ये इंशाल्लाह हमारी हुकूमत ये डायरेक्ट इसको 50,000 को 5 लाख पे लेकर जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। खालिद साहब, ये जो अभी बात की है अली साहब ने टैक्स नेट को बढ़ाने की, और ये जो उन्होंने बात की है, ये तो कह रहे हैं कि बतौर एक ताजर के और बतौर एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के जो टैक्स भी प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तरीकाकार जो है बहुत अच्छा है टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए। सर, आप क्या समझते हैं कि क्या मेरा फियर सर ये है, मेरा फियर ये है कि एक आम दुकानदार है, उसका यानी कि जो छोटा ताजर है, उसकी प्रोडक्ट्स अगर वो 35,000 रुपए टैक्स देगा तो यकीनी तौर पे उससे कहीं ज्यादा वो अपना रिटर्न भी लेगा, तो उससे चीजें भी महंगी हो सकती हैं। उसका कोई प्रॉपर एक प्रोसीजर अभी तक डेवलप नहीं हुआ, या हम उसका फ्रेमवर्क हमारे सामने नहीं आया। आपका सर पॉइंट क्या है इसके ऊपर सर? अंग्रेजी का एक मुहावरा है जिसका सादा तर्जुमा जो उर्दू में है कुछ इस तरह बनेगा कि वही काम करते रहना और फिर उससे मुख्तलिफ रिजल्ट एक्सपेक्ट करना बोलपन और सादगी है। भाई, ये जो स्कीम है ना, ये कम से कम 10 से 12 मरतबा पिछले 25-30 सालों में मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ अदमार में आ चुकी है। ठीक है। कभी ये कामयाब नहीं हो पाई, ठीक है ना। और मुख्तलिफ इसके नाम जो है ना बनते रहते हैं, मुज़ाकरात भी होते रहते हैं। अब क्योंकि उनके दुकानदारों के पास शटर पावर भी है, हाँ, उनका एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक क्लाउड भी है, तो पिछले 8-10 साल में तो आप 10 दफा में तो आप देखिए कि ये कामयाबी नहीं हुई। और बिल्कुल उसी तरह के जैसे हमारे यहाँ जो एमनेस्टी स्कीम्स भी लाई जाती रही, वो इसीलिए कि जनाब बस इसके बाद तो स्कीम आनी नहीं, अभी एक दफा वाइट हो गया, कौम के दिल धुल जाएंगे। वो कितने धुले हमने आपने देख लिए। सही। तो भाई उसमें ये है कि ये पहले मतलब 8-10 दफा 12 दफा नहीं हो सका, इस दफा कर रहे हैं। इसके लिए नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं रखनी चाहिए। ठीक है। अल्लाह करे कि हमारे ताजर हजरात भी, हमारा PR भी और हमारे जो बाकी मीडिया के दोस्त भी हैं, वो सारे मिलजुल के स्कीम को कामयाब बनाएं और इसके लिए माहौल एक पॉजिटिव जो है ना वो क्रिएट करें, बजाय इसके कि छोटी छोटी बातों में हम मीन करें। ये जरूरी है, इस तरफ हमें आना है, आना चाहिए। ठीक है। और बहुत सारे मुल्कों में आप देखें कि ठेला लगा होता है, वो भी टैक्स पे कर रहा है यार। बिल्कुल ऐसे। डिजिटल पेमेंट वो ठेले वाला ले रहा है तो भाई टैक्स देने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन टैक्स का जो बेस है वो जुडिशियस होना चाहिए। हाँ। उसमें कोई मतलब इक्विटेबल होना चाहिए। हाँ। और फिर ये है कि जो बंदा कमाई ज्यादा कर रहा है, जिसकी वेल्थ ज्यादा, उस हिसाब से उससे ज्यादा टैक्स लीजिए, और जिसकी कमाई और उस तरह की मतलब वेल्थ नहीं है उसको उस हिसाब से रिलीव करना चाहिए। तो ये जो टैक्सेशन की पॉलिसी है उसमें उसको मसावत लाने की जरूरत है, जुडिशियस करने की जरूरत है, और उसको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। बाकी जी बिस्मिल्लाह, इस स्कीम से अगर पास में 10-12 दफा कोई नतीजे नहीं निकले तो मेरा ख्याल एक दफा और करके देखने में हर्ज कोई नहीं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, अपना भट्टी साहब, ये जो अभी प्रॉब्लम सर ये हो रहा है, जैसे आपने बात की, बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं सर, क्योंकि मुझे हमारे आपके एक पेशरो वजीर आजम थे, जो उनकी गुफ्तगू मुझे याद आ रही है, तो वो कह रहे थे अवाम भी मुझे अच्छी नहीं मिली, यानी कि टैक्सेशन के मामले में, बाकी मामलात में। तो लेकिन वफाकी अगर हुकूमत के मजमूई कर्जों की अगर मैं बात करता हूँ तो उसका हुजम है ना, वो इस दफा वो 81,930 अरब तक जा पहुंचा है। और ये यानी कि 930 अरब, यानी कि 81,930 अरब रुपए तक इनका वो हो गया। तो सर ये इसको किस तरह काम किया जाएगा? एक जानब हमें बताया जा रहा है कि हम आने वाले दिनों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हम JF-17 थंडर तैयारे, J-10 तैयारे, और हमारी जो है वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो धड़ाधड़ काम कर रही है। हमारे अगले 5 साल के चीजें बुक हो चुकी हैं। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तकरीबन चंद माह पहले की बात है, बल्कि मैं चंद माह क्यों कहूंगा, मैं बल्कि ये कहूंगा ऑलमोस्ट साल हो गया, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जी अभी बस 2-4 महीने हैं, उसके बाद हम IMF को अल्लाह हाफिज कह देंगे। तो सर साल भी इस बात पे गुजर गया, ठीक है, मैं मानता हूं सर, लेकिन अवाम को सर इस किस्म की चीजें क्यों बताई जाती हैं कि जी हम ये 2 तैयारे बेचेंगे तो हमारा इतना कर्जा उतर जाएगा, हम यहाँ से 6 मिसाइल बेचेंगे इतना कर्जा उतर जाएगा।
तो सर एक प्रॉपर तरीके से लोगों को अगर ब्रीफ किया जाए तो फिर हम भी आपसे सर इस तरह के क्वेश्चन ना करें। अच्छा दुरानी साहब, ये अलमिया वाली बात है कि 1947 से लेके आज तक किसी दुकानदार ने कभी टैक्स नहीं दिया। ये जो छोटी दुकानदार थे सर, अगर कोई बंदा 20 करोड़ की सेल परचेज कर रहा है, हाँ, उसकी रिटर्न आ रही है, तो क्या 25,000 देते उसे क्या कोई फर्क नहीं पड़ने सर वाला? वो तो बड़े खुश हुई। अली साहब बिल्कुल कोई। अच्छा, और दूसरे नंबर पे क्या अवाम में हम सिर्फ वो फैलाएं, मायूसी फैलाते रहे, उनको यही कहते रहे कि मारे गए, लूटे गए, बस कुछ नहीं बचा? मुल्क चलाने के लिए अवाम का हौसला बढ़ाना जरूरी है और उसके लिए अमली स्टेप लेना जरूरी है, जो कि हम ले रहे हैं। अब अगर आप कह रहे हैं कि 1 साल पहले ये कह दिया था, तो 1 साल में 12 माह होते हैं, हम 10 माह तो हालत जंग में है। अभी 3 माह से तो इधर हम ईरान की जंग बंद करवा रहे हैं। तो सर तेल भी तो मुफ्त मिल रहे हैं, सर तेल भी तो मुफ्त मिल रहा है आपको। सर ये बात ना करें, पूरी ओवरऑल दुनिया का ये क्राइसिस है। ये बात तो ना करें, तेल भी तो मुफ्त मिल रहा है सर, कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना। नहीं वो आ तो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में क्राइसिस भी तो नहीं ना आ रही। देखें ये थोड़ी सी बुराई हो जानी या तेल महंगा कर देना, ये तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ सर, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, अगर आपको तेल भी अगर आपको इंतहाई अर्जा निर्खों पे या सस्ता मिल रहा है या आपको मुफ्त मिल रहा है, तो उस पर लेवी आपने इतनी बढ़ा दी है, इतनी लेवी बढ़ा दी है कि वो रिकॉर्ड आपने उसे इनकम हासिल कर ली है, ठीक है। और आने वाले दिनों में आपने ऑलमोस्ट 4,000 प्लस का जो आपने टारगेट रख दिया कि हमने इतने पैसे यहां से इकट्ठे करने हैं। अच्छा, आप ना 2 बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि IMF का हमने कर्जा नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अगर हम टैक्स या लेवी के जरिए पैसे इकट्ठे करके इस मुल्क को कर्जों से पाक करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम है कोई? सर मुझे बड़ी खुशी होगी। देखिए हमें माहिरीन अगर काम करने हैं तो उनको काम करने दे, खुदारा तो सर मुल्क में खुशहाली आने दें। तो सर एक तरफ आप कहते हैं कि साल पहले आपने ये कह दिया, अभी तक वहीं पे हैं, तो फिर काम करने दें ताकि मुल्क में खुशहाली आए, हम IMF के चुंगल से बाहर निकले। चलें सर, बात ये है, आपकी बात बिल्कुल बजा है। देखिए बटी साहब, अभी इंशाल्लाह अभी ये जंग बंद होती है, तो ये खलीजी ममालिक के सारे मुल्क जो है इंशाल्लाह हम हीरो होंगे। नहीं इंशाल्लाह सर, वो मैं आप देखेंगे कितनी तरक्की होगी। मैं दुआ गो हूं, ये आने वाला साल इंशाल्लाह इंतहाई तरक्की का होगा। ठीक है, लेकिन सर भी अप्रैल के महीने में सर आपने तो 1406 अरब रुपए का जो मजीद इजाफा किया कर्जों में, सर वो किस वजह से हुआ? आप मेरा ख्याल आप जानबूझ के ये सवाल कर रहे हैं। आप देखें, इधर चले जाए, शिमाल की तरफ जाए, अफगानिस्तान वाले क्या कर रहे हैं हमारे साथ, जनूब में चले जाए, बलोचिस्तान वाले क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ये मशरक वाले क्या कर रहे हैं। हम हालत जंग में हैं, हमें सांस नहीं लेने दे रहा कोई भी, ठीक है। हम मुल्क भी चला रहे हैं, इनसे भी लड़ रहे हैं, हम सालसी भी कर रहे हैं। हुकूमत को काम करने दें। अगर आप कहते हैं कि सरसों का तेल अभी जमा दें, लेकिन थोड़ा टाइम तो दें। आपका पॉइंट आ गया सर। बेसिकली आपकी तमाम ये जो गुफ्तगू है, इसका मकसद जो मुझे समझ आया है कि पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ कॉम्पिटेंट सिर्फ 2 लोग हैं। एक जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं और दूसरे जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं। और वो नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में तोती बोल रहा है। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 कॉम्पिटेंट है और उनकी तवज्जो इस वक्त मशरक वुस्ता पे या बॉर्डर्स के ऊपर ज्यादा है। लिहाजा इंटरनली जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व होने में अगर थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा तो कोई इशू नहीं। जब वो फ्री होंगे जो तस्सीर ज़र है जो माहाना बुनियादों पे हमें आती है, और उसमें सर तकरीबन 20% का इजाफा हुआ, और सालाना बुनियादों पे अगर बात करते हैं तो वो 15.4% इजाफा हुआ। तो मई के दौरान में, यानी कि अभी जो ये मई खत्म हुआ है, वो सर तकरीबन 4 अरब और 30 करोड़ डॉलर की हो गई है। और उस दौरान में अगर हम देखते हैं मई के महीने तक पे, तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 3 अरब समथिंग की हुई। तो ऑलमोस्ट आप 8 अरब डॉलर जो है सर वो आपके पास इस वक्त पैसे आ चुके हैं, ठीक है, डॉलर्स के। तो हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के आगे हाथ बांध के घुटने टेक के खड़े होते हैं, और 8 अरब डॉलर जो है वो उस हिसाब से देखें तो हमारे पास यहां से आ चुके हैं। तो अगर हम इन चैनल्स को अगर हम प्रॉपर तरीके से चला लें तो सर क्या हम और पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते सर? नहीं, उसमें तो खैर कहीं अगर किसी की तारीफ करनी बनती है तो वो जो आपका फील्ड मार्शल साहब है, उन्होंने ये रोशन डिजिटल को बड़ा उन्होंने उनकी तरफ से बड़ी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसको बड़ा इजी तरीके से लोगों को यहाँ पे पैसे उसके हिसाब से अगर ये कुछ 12.8 अरब अगर इसमें मैं जो जिसका क्रेडिट है वो उसी को देना चाहिए। मेरा ख्याल है जो उनकी बोल्ड स्टेटमेंट थी
कि आप लोग इसको मतलब उन्होंने कहा आप सिर्फ एप्लीकेशन में इसको पैसे भेजें और इसमें आप किसी जगह पे कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई इदारा आपके साथ नहीं कोई आपके साथ टकराव नहीं करेगा, ना कोई पूछगिछ होगी। तो मेरा ख्याल है जो भी सारा इम्पैक्ट है ये अभी जो खालिद साहब ने बात की है, जो आप इमेंसिटी मुख्तलिफ जो आपकी स्कीम्स आती हैं, तो ये भी मिनिस्ट्री स्कीम तो इज समथिंग डिफरेंट। देखिए वो तो आप बेसिकली आप टैक्स पे ज्यादती करते हैं ना, कि एक बंदा जो अपना 38% या अब कोई इंडस्ट्री से जैसे 60-62% अपना सुपर टैक्स डाल के इनकम का जनरेट करके एक पैसा वाइट किया और एक बंदा अपना काला पैसा जो है वो 3% 4% में वाइट कर ले, तो मेरे ख्याल में ये तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ तब ज्यादती करते हैं। ठीक है। और इसी वजह से जो है आपका 22,000 अरब का जो डिपॉजिट था वो 38,000 पे चला गया। बिल्कुल, लोगों ने अपनी इंडस्ट्री बंद कर दी, अपने कारोबार बंद कर दिया, उन्होंने कहा यार हम भी जो है सूदखोर बन देते हैं, हम भी बैठ के घरों में बैठ के जो है ना अरबों रुपए जमा कराते हैं और उसके हम महीने का करोड़ों रुपए कमाते हैं। और यही जो एमएनएसटी स्कीमें वगैरह जो है इस तरह की जो हम डिस्करेज करते हैं, क्या आप इंडस्ट्रियलिस्ट को जब करते हैं डिस्करेज, फिर वो भी सूदखोर बनता है और फिर वो भी जो है ना आप उनके घरों में भी जो है ना बेबरकती आती है। वही 22,000 अरब आपका आज की डेट में 38,000 अरब जो है ना लोगों ने सूद में जमा करा दिया। हाँ, लेकिन अगर वही 38,000 अरब रुपया अगर इस वक्त हमारे पास सर्कुलेशन के अंदर होता तो ऑटोमेटिकली इसकी आपके मुल्क का पहिया चलना था। जो आपका छोटा जो आपके 25 करोड़ आबादी के अंदर आधे लोग जो है, हर दूसरा बंदा जब वो गरीब इंसान है, गुर्बत की सतह नीचे है, वो 2 वक्त की रोटी से कासर है। हम लोग यहाँ पे अच्छे माहौल में बैठ के 1 घंटे की डिस्कशन करके तो हम अपने घरों को चले जाएंगे, लेकिन वो इंसान जिसके घर में ना इस टाइम लाइट है ना बिजली है, सोलर का या यूपीएस का जो है वो तस्वुर भी नहीं कर सकता। उसको अगले दिन का नहीं पता यार कि उसको अपनी मजदूरी किस तरह मिलनी है। हमने असल मसाइल उन लोगों के ढूंढने जो 10-12 करोड़ लोग जो हैं, वो उनका जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह का है कि उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। उसको अप्रेज किस तरह हमने उनको किस तरह करना है। अच्छा, अपना खालिद साहब अभी जिस अभी बात की है, अली ने बात की है और इन्होंने कहा है कि 3 सालों में बैंक डिपॉजिट जो थे वो तकरीबन 22.5 खरब से बढ़ के 35 खरब हो गए, यानी कि 13 खरब रुपए का उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो जो हमारी नेशनल सेविंग या जो स्कीमें हैं सर, उनके मुनाफे में भी गवर्नमेंट ने इजाफा कर दिया है। यानी कि पहले 5 मुनाफा के लिए स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स के अगर मैं अकाउंट्स पे पहले 5 मुनाफा की बात करता हूं तो उन्होंने सालाना शरह 12.4% कर दी है बढ़ा के, और आखिरी मुनाफा के लिए शरह जो है वो 13.6% हो गई है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि फिर ये लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो लोग पैसे जो है वो एक जगह पे फंसा लें और वहां से अपना पैसे लेके खाना शुरू कर दें। जैसे अली ने ये बात की है कि हम सिर्फ इंटरेस्ट लेके खाना शुरू कर देंगे, हम उस पैसे को प्रोडक्टिवली कहीं पे यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। जी सर। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली सिम्टम है इस चीज का कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है। अगर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना अट्रैक्टिव होता तो ये इसका पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा वहां जा रहा होता। आपके यहाँ जो मेन क्रॉप्स का एग्रीकल्चर में है वो तकरीबन बहुत मतलब है कि नॉमिनल सी ग्रोथ है उसमें। सर्विसेज सेक्टर जो कि ऑलमोस्ट आपका 55-57% ऑफ द इकोनॉमी है, उसकी ग्रोथ भी लेस देन 3% है। तो आपके ये तीनों बड़े जो मेजर आपकी इकोनॉमी के जो अपना शोबे हैं, इन सारों की ग्रोथ जो है ना वो ऑलमोस्ट 3%, 2.5% या 4% के लगभग है। ठीक है। इसमें कहीं मुझे बताया कि इन्वेस्टर्स के लिए प्रोटेक्शन है? नहीं है। अच्छा, यही वजह है कि जो पैसा है वो वहां स्पेकुलेटिव कामों में ज्यादा जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पैसा जो आप बता रहे हैं ना कि ये 22 ट्रिलियन से बढ़ के 35 हो गया, जी सर, ये इस चीज की भी इंडिकेशन है कि हमारी जो ब्लैक इकोनॉमी है या जो गैर दस्तावेजी मैशत है जो कि सारी की सारी कैश पे चलती है, वो फल फूल रही है। सही। उसके मतलब है कि फूल और फल जो है ना वो माशाल्लाह खूब ठीक ठाक निकल रहे हैं। असल जो प्रॉब्लम आ रहा है वो तो आपकी दस्तावेजी मैशत को आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। इससे जो आपने बात की कि जी गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा रेट से बढ़ाए हैं, वो इस वास्ते कि गवर्नमेंट जो है ना बुनियादी तौर पर ये स्कीमें लॉन्च क्यों करती है नेशनल सेविंग्स की, ये भी एक तरह का कर्ज है ना। तो गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त जितने भी हमारे बैंक है उसके सबसे बड़ा जो बोरोवर है वो तो बैंक है। बिल्कुल ऐसे, सॉरी गवर्नमेंट है, ठीक है ना। उसके अलावा वो ट्रेजरी के जरिए ऑफ करें या जैसे भी करें, तो सबसे बड़ा जो बोरोवर है वो तो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, और बैंक्स की जो लिक्विडिटी है उसका बड़ा हिस्सा ज्यादातर उन्हीं की स्कीमों में लगा हुआ है। तो गवर्नमेंट के लिए ये जो अपने नेशनल सेविंग स्कीम है ये भी एक तरह का डेट है। तो जब आप बैंक देख लें कि बैंक भी आपको तकरीबन मोरलेस यही रिटर्न दे रहे हैं, अगर आप साल की या 2 साल की लॉन्ग टर्म में जाते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ने उस चीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। इससे बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं निकालने चाहिए कि है तो बेसिकली ये भी डेट ही है ना, बिल्कुल ऐसे गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव दे रही है इसमें। तो लिहाजा इसमें कहने का मतलब ये है कि तीनों चीजों को जमा कर लें। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं है, और जो तीनों हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सेटअप से मेजर
इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विसेज, उसमें ग्रोथ इतनी एनेमिक है, इतनी कम ग्रोथ है कि उसमें इन्वेस्टर्स के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है। पूरे साल में आप देखें कि 25 करोड़ का मुल्क हो और आपके यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो हार्डली 1.5 अरब से भी नीचे है, 1.5 अरब डॉलर से भी नीचे है। बिल्कुल ये ठीक क्या है? तो दैट सम्स अप द होल थिंग कि अनफॉर्चुनेटली हम एक स्टैग्नेंट मईशत का शिकार हैं जो कि डेट ट्रैप में है और इकोनॉमिक ग्रोथ नजर नहीं आ रही, और हम इस वक्त सिर्फ बुक्स को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स इट। ठीक ठीक ठीक, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, आपने ये तमाम तर गुफ्तगू सुनी। मैं अपने मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि, और खासतौर पे मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका सबसे ज्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सर आप ना सिर्फ आपने हमारी तंज से भरपूर गुफ्तगू सुनी बल्कि इंतहाई सख्त सवालात का जवाब बड़ा खंदा पेशानी से और मुस्कुराते हुए दिया। खालिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और खासतौर पर भट्टी साहब आपका एक दफा फिर शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये तमाम तर गुफ्तगू सुनी। आज बजट कैसा है वो तो यकीनी तौर पर आपको समझ आ चुका है। गवर्नमेंट हमेशा आपको यही बताएगी कि आपका बजट जो है ये अवाम दोस्त बजट है, लेकिन ये जब बजट आएगा तभी पता लगेगा। लेकिन एक चीज जिसके अंदर जो अच्छी हुई है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की इस वक्त जो रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ मौजूद हैं जो कि बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अली साहब, उन्होंने कहा है कि जो 25,000 रुपया फिक्स चार्जेस या फिक्स टैक्स की अगर बात करते हैं तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। इससे पाकिस्तान का टैक्स नेट भी बढ़ेगा, और जब टैक्स नेट बढ़ेगा तो यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में कोई 15 से 20 लाख के करीब जो है नए जो है वो पोटेंशियल आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपना एफबीआर को वो नए गाहक मिल जाएंगे, और जो एफबीआर का जो डेफिसिट है अल्लाह करे वो भी थोड़ी सी कोई वो क्या कहते हैं ख्वाजा असस वाला मैं एक बात करता हूँ, कुछ डिग्निटी होती है, कुछ ग्रेस होती है जिसको उर्दू में कहें, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, वो भी करना चाहिए, और जो इतना डेफिसिट उन्होंने छोड़ा है उस पर वो काम करें। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, सेम वक्त सेम चैनल। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।